अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, कल हमने डस्का इलेक्शन तो देखा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उससे एक ऐसा धचका लगा है जो बज़ाहिर वो बेशक ये कहते रहे कि जी हमारी इनकी लीड कम हो गई, हमारा लूजिंग मार्जिन कम हो गया, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्जिन क्या है। शिकस्त या फतेह वो बात होती है जो डिसाइड करती है कि ये हल्का किसका है। सो हकीकत ये है कि नून लीग ने मैदान मार लिया और डस्का की वो सीट NA-75 जो कि पिछले 5 इलेक्शन से मुसलसल नून लीग के पास थी, वो नून लीग अपने पास रिटेन करने में कामयाब रही। और 19 फरवरी 2021 को जो इंतखाबात हुए थे और उनमें हमने देखा कि जो इंतजामी शिकायत थी, जो बहुत से ऐसे फ्लॉज थे कि जो कोई भी अनबायस्ड बंदा, इवन PTI के अपने लोग भी इंतजामी शिकायत से परेशान थे कि ये नहीं होना चाहिए था। खैर, बहरहाल हमने अली अजद मली साहब को देखा कि उन्होंने नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो नून लीग की विनिंग कैंडिडेट हैं उनको मुबारकबाद भी पेश की और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर चोट करते हुए, ये तालियां बजाते हुए कहा कि आपने हमारी जीती हुई सीट नून लीग को दे दी। सो यहां पर मैं समझती हूं कि बॉडी लैंग्वेज के एतबार से भी और शिकस्त को ग्रेसफुली एक्सेप्ट ना करने के एतबार से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और गलत चॉइस साबित हो गई कि ये सीट अगर ये अपने किसी डेडिकेटेड वर्कर को देते जिसके साथ रिलेट कर सकता ये हल्के की अवाम, तो शायद हालात बहुत बेहतर होते, शायद ये सीट निकल भी आती। खैर, अब आते हैं जी PDM की तरफ, जिस में रहना है या नहीं रहना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने मुशावराती इजलास में गौर खौज कर रही है। एक तरफ कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस नुक्ते नज़र को रखते हैं कि भाई हमें PDM के साथ मुकम्मल तौर पर बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर देने चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें भी ANP की तरह कोई सख्त इकदाम लेने की ज़रूरत है। इनकी जुर्रत कैसे हुई कि इन्होंने हमें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया? हम कोई इनके मातहत हैं? हम तो पाकिस्तान की एक आज़ाद जमहूरी सियासी जमात है और हमारा इनके साथ अलायंस ज़रूर है हुकूमत के अगेंस्ट, लेकिन हम इनकी ख्वाहिशात और इनके अहकामात के ताबे हरगिज़ नहीं हैं। सो कल तक भी ज़राए के मुताबिक ये इजलास जारी रहेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज कोई नतीजा अखज़ हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो हमें सुनने में आ रही हैं बातें ज़राए के मुताबिक वो यही हैं कि ना तो इस्तीफ़े देने पर इस्तीफ़े तो ना देने पर वो पक्के हैं कि हमने नहीं देने, लेकिन इस बात पर कोई फैसला नहीं हो सका कि PDM को मुकम्मल तौर पर छोड़ेंगे या नहीं। मैं सुन नहीं पा रही। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, उनका बयान बहुत ही मानी खेज है। जो उन्होंने ये बात की अपनी ट्वीट के पैगाम में, एक तरफ नून लीग को मुबारकबाद पेश की डस्का इलेक्शन जीतने की और साथ साथ चोट करते हुए उन्होंने कहा कि डस्का इंतखाब में तकरीबन यकीनी कामयाबी मुबारक, इस पर खुशियां मनाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अब ये एतराफ़ भी हो जाए कि पीपल्स पार्टी से इस्तीफे तलब करना जायज़ न था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है और इसलिए भी कि फ़रहतुल्लाह बाबर साहब पीपल्स पार्टी के वो सीनियर रहनुमा हैं जो आज खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का हिस्सा होते, अगर नून लीग के अब्बास आफरीदी साहब उनके मुकाबले में खड़े ना हो जाते। सो इनका जो दुख है वो तो अयां है ही, लेकिन ये सिर्फ फ़रहतुल्लाह बाबर साहब नहीं कहते, ये पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि आप वज़ीराबाद में नून लीग जीत गई बाई इलेक्शन, डस्का में जीत गई, नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गढ़ से जीत गई। परवेज़ खटक साहब और उनके भाई के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे उनकी भेंट चढ़ गई वो सीट, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नून लीग को वो सीट मिली। सो ये तमाम कामयाबियां जब नून लीग सेलिब्रेट करती है तो पीपल्स पार्टी तकाजा करती है कि फिर उनका भी शुक्रिया अदा कर लिया कीजिए कि जिनकी बदौलत आपने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, जिनकी बदौलत आप पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुआविन खुसूसी जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब। गिल साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। जी गिल साहब, डस्का में क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्यों हार गए सीट? जी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपको उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा उस सीट का कि 1988 ऑनवर्ड वो मुस्लिम लीग नून की सीट थी। अभी 2018 में भी उन्होंने ही वो सीट की थी।
ठीक है। और उनके एक कैंडिडेट थे जो फौत हुए, और उसके बाद नेचुरली वो सीट खाली हुई, और उसके ऊपर हमारे कैंडिडेट ने बहुत मेहनत की। आपको पता है जो गांव का वोट होता है ना, वो बहुत ज्यादा उस तरह से नजरिए का वोट नहीं होता, धड़ों का वोट होता है। वोटर को गांव में मोटिवेट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो एक इलेक्शन लड़ा, वो जीता गया, और आपके सामने उसके रिजल्ट्स भी आए, लेकिन फिर आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स उसमें हो गए, और पाकिस्तान की तारीख में जो पहले कभी नहीं हुआ, बम धमाके भी अल्लाह माफ करे होते रहे, और चंद पोलिंग स्टेशन पे ही होता था हमेशा इलेक्शन। तो पूरी सीट पे करवाने का फैसला किया गया, एक अनहोना फैसला था लेकिन वो हुआ। और फिर उसके बाद नेचुरली जो एक विनिंग कैंडिडेट होता है, जब आप उसको हारे हुए शख्स को दोबारा मौका देते हैं, तो विनिंग कैंडिडेट का धड़ा उतना मोटिवेट नहीं रहा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो इलेक्शन लड़ने से 4-5 दिन पहले तक तो हमारे जो कैंडिडेट थे वो इन केसों और इन सारे चक्रों में थे। तो विनिंग कैंडिडेट का ऑफकोर्स, क्योंकि उसको ज्यादा करना होता है अपने आप मोबिलाइज अपनी सारी चीजों को, स्पेशली एक ऐसे हल्के में जो हल्का आपका जो अपोनेंट हो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, बिल्कुल ठीक। वहां पर आप एक दफा तो मोबिलाइज कर लेते हैं, दूसरी दफा मोबिलाइज करने के लिए आपको बहुत पैसा, आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, और उस वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं रहा और वो इलेक्शन लूज कर गए। अच्छा, इसमें गिल साहब ये भी तो एक तासुर पाया जाता है ना, और ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ फिक्र और सियासी मुबस्सिरीन जो हैं, जो गौर फिक्र करते हैं पाकिस्तान के सियासी मामलात पर, उनका ये कहना है कि अगर आपका कैंडिडेट इमरान खान साहब का जो एक विजन है और उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है कि जीतने के लिए मैदान में उतरना है, हार से बचने के लिए नहीं उतरना। सो हमने देखा कि वो कभी अदालत में जाकर उसको चैलेंज कर रहे थे, जैसे वो शिकस्त से खौफजदा थे कि एक बार तो चलो जीत गया हूं, और दूसरी तरफ ये शिकायत भी आ रही है नून लीग की जानिब से। तो ऐसा तासुर भी तो कायम हो गया ना कि जैसे वो शिकस्त के डर से हल्के में जाकर उस तरह से जमकर लड़े भी नहीं। और दूसरी तरफ ये भी एक शिकायत पाई जाती है कि उस्मान आबिद जो आपके बड़े कट्टर पीटीआई वर्कर थे, सपोर्टर थे, उनको टिकट नहीं दी गई, तो ये नौशहरा की तरह गलत टिकट की तकसीम की वजह से भी आप हारे हैं, ये भी एक तासुर है। देखिए, पहली बात तो आपने कहा गौर फिक्र करने वाले, मेरे ख्याल से वैसे आप बदकिस्मती से हमारे यहाँ गौर फिक्र करने वाले तो कम ही लोग हैं, और उसके बगैर ही काम चलता है सारे का सारा, गौर फिक्र के बगैर ही। तो जो बात होती है, आप जब बाहर से किसी भी खेल को देखते हैं ना, किसी क्रिकेट खेलने वाले को, तो आपको ये लगता है कि जो बाउंड्री के पास से कैच 8 फुट ऊपर से गुजरा है ना, ये थोड़ी सी छलांग और मारता तो पकड़ सकता था। बाहर से बैठे ऐसे ही लगता है, जो पकड़ रहा होता है उसको पता होता है बेचारे को कि उसने पहले कितनी एफर्ट की और उससे वो बात कहने की है कि अगर आप उनकी जगह के ऊपर 3 महीने इलेक्शन की कैंपेन करके, दिन रात जुट के, पूरे अपने दड़े इकट्ठे करके, कोई 200 गांवों में करिया फिर के अगर आपने इलेक्शन जीता होता ना, तो आप भी ऐसी सुप्रीम कोर्ट जाती, आप भी ऐसे हर जगह पर जाती, क्योंकि आपको ये पता होता कि मैं ये इलेक्शन जीती हुई नहीं, आपको ये पता होता कि मुझे ये इलेक्शन जबरदस्ती हराया जा रहा है, तो आप हर दरवाजा खटखटाती इंसाफ लेने का। लेकिन जो आपने कहा गौरव फिक्र करने वाले, उन्होंने एवरीडे की 2 चमचियां डाली, बीच में टी बैग डाला, टप फैलाया और गौरव फिक्र करते हुए कह दिया कि जी आप दोबारा इलेक्शन लड़ने क्या मसला है, उनका क्या किया गौरव फिक्र करने वालों को इस बात कहने पे। तो बात ये है कि ये अगर आप होती या कोई गौरव फिक्र करने वाले होते तो दोनों अपनी ये तमाम जगहों पर जाते। इसका मतलब हरगिज नहीं कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने आपको एक सादा बात बता दी। आप अपना स्कूल का जमाना याद करें, अगर आप एक रेस जीते हैं या आपने तकरीर में अव्वल इनाम लिया है और आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, तो आपको हरा दिया जाए और या आपका मुकाबला दोबारा करा दिया जाए, तो जो हारने वाला था उसका मोटिवेशन ज्यादा होगा आपसे, आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन बात यह है ना गिल साहब, बात यह है कि दूसरी तरफ जो नून लीग आप पर शिकायत करती है, आज बहुत मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करती हूं, जो कोई भूखा ना सोए, वजीर आजम इमरान खान साहब का बड़ा जबरदस्त इकदाम है, हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन उससे कोई इतनी मुतासिर नहीं हुई। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज बयान दिया कि ये कैसे लोग हैं, ये किस हैसियत से कहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, कि जब एक जहाज की मरहूने मिन्नत इनकी कुर्सी है और 35 रुपए का जो आटे का थैला था वो 90 रुपए किलो तक पहुंच गया है। फिर ये कि जो 24% इन्फ्लेशन थी वो कहती हैं जी 50% पर आप ले गए। फिर ये कि 30 लाख लोग गार कर दिए आपने, तो ये क्या बेहतर आपने पाकिस्तान को कौन सी बेहतरी की तरफ आप लेकर जा रहे हैं? 2 बातें हैं। एक तो बात ये होती है कि हम पॉलिटिकल शो शुरू करते हैं, फिर हम इन्फ्लेशन में चले जाते हैं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, ये बदकिस्मती से
रियलिटीज हैं हमारे मुल्क की, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इसको आपको पूरी डिटेल से समझाना पड़ता है हर बार जब भी हम बात करते हैं कि महंगाई कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कद 18 साल की उम्र में पूरा नहीं बढ़ता या 16 साल की उम्र में, तो वो 13, 14, 15 साल की गलतियां नहीं होती, वो गलतियां या ग़िज़ा की कमी आपकी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल की होती है। उसके असरात जाके 14, 15 साल में मिलते हैं। तो अगर आज इन्फ्लेशन हो रही है मुल्क में, अगर आज हम जो कोताहियां कर रहे हैं ना, उसके असरात अभी फौरन नहीं आ जाने। जो अगर हम तो गलत पॉलिसियां कर रहे हैं तो उसके असरात आज से 5 साल बाद की हुकूमत जो है, वो हमारी हो या किसी की हो, उसको वो असरात नजर आएंगे। जैसे इन्होंने पावर के जो गंदे और गलत कॉन्ट्रैक्ट किए, महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए, वो आज आप तो समझ रहे हैं ना, आज लोग समझ रहे हैं कि अभी तक उसका खमियाजा भुगत लिया नहीं। जो ये कॉन्ट्रैक्ट करके गए कि अगले 3, 4, 5 साल के बाद आपको उसका असल खमियाजा नजर आना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्होंने अभी भी मैच्योर होना है, किसी ने 2025 में होना है, 24 में होना है, तब आपको पता चलेगा कि उससे एक और हमारे ऊपर कर्जों की भरमार आएगी। अभी ये ऑरेंज ट्रेन बना के गए, ऑरेंज ट्रेन का सालाना, ऑरेंज ट्रेन का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑरेंज ट्रेन का सालाना जो है ना, वो 12 अरब रुपए का खसारा है। तो ये जो मोहतरमा फरमा रही है कि ये किस मुंह से कोई भूखा ना सोए कह रहे हैं, आप सिर्फ जरब दे लीजिए कि 12 अरब रुपए से कितने करोड़ों लोग एक महीने का खाना खा सकते हैं, या कितने करोड़ों लोग 1 साल का खाना खा सकते हैं, जो सिर्फ ये ऑरेंज ट्रेन में झोंक गए। तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि एक टॉपिक पर आ करें, अगर पॉलिटिकल टॉपिक कर रहे हैं तो उसको डिस्कस करते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन पे निकल जाएंगे तो कंप्लीटली एक फाइनेंशियल टॉपिक है, बिल्कुल ठीक, डिफरेंट टॉपिक है। तो मैं जवाब दोबारा दे देता हूं कि इनमें से उस शख्स की स्टेटमेंट को सीरियस लिया जाए जो खुद कब्जा माफिया ना हो, जिसने सरकारी अराजी के ऊपर कोई कब्जा ना किया हो, या जो खुद किसी गलत कानून की पैदावार ना हो। आप इनमें से नाम ले लें जितनों के आपने बयान कहे हैं, वो तमाम जराइम पेशा लोग हैं। आप देखेंगे कि राजा जफरुल्लाह जैसा बंदा नहीं बोल रहा होगा आज, जो कोई 2-4 मुट्ठी पर शरीफ लोग हैं PMLN के अंदर, वो आपको ऐसी बातें करते नहीं नजर आएंगे। ये सारे के सारे वो करप्ट हैं जो शरीफों के लिए नहीं बोलते। ये बुनियादी तौर पर अपना, आपको टेलीविजन पे कौन कौन नजर आता है? आपको टेलीविजन पे नजर आते हैं मिफ्ताह इस्माइल, आपको टेलीविजन पे नजर आते हैं शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मालिदा हमीद। आपको कौन टेलीविजन पे नजर आता है? आपको अता तारड़, आपको उस्मा बुखारी, आपको राना सनाउल्लाह। आप इन सबके निकालें तो सही ना। ये सारे के सारे जराइम पेशा है, इन्होंने सबने, किसी ने कब्जा कर रखा है, किसी ने और किसी तरीके से फायदा उठाया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग इंतकाम कर ले रहे हैं डॉक्टर गिल, ये तमाम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर गिल, दूसरी तरफ वो लोग ये कहते हैं कि बहुत से केसेस ऐसे हैं, मसलन शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरे पे आप कुछ साबित तो कर नहीं सके। इसी तरह एहसन इकबाल साहब भी आज यही बात कर रहे थे। नहीं कर सके, उस लॉजिक पे आप जाएं तो शाहिद खान अब्बासी तो इस कदर झूठे इंसान हैं कि उनके केसेस तो बहुत विविड हैं, क्लियर है। अभी क्लियर हो गया, कतर से वही डील इन्होंने की थी जब पूरी दुनिया में सस्ती लेनी चाहिए थी, जब हालात साजगार थे सस्ती लेने के, वो महंगी करके गए। उसी कतर से वही मौदा हमने किया अब जो सस्ता किया है। तो उनकी करप्शन तो वाज़ेह है, सामने है। इसी तरीके से जो मेट्रो बस लाहौर है, उसका ये करके गए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो $3.80 में फी किलोमीटर। उसी कंपनी के साथ आज हमने मौदा किया हुआ है $1.86 में फी किलोमीटर। ये जो $1.94 फी किलोमीटर थे, एक के दी जेब जा रहा सी। तो इनकी करप्शन क्या क्या, ये देखें, जिसने इनको वोट करना है ना, वो क्योंकि इखलाकी इक़दार मुल्क की तबाह कर दी है, वो एक हमारे मुल्क में अब हमें ये मानना पड़ेगा कि एक बड़ा तबका ऐसा है जो करप्शन को बुरा नहीं समझता। जो नून को वोट करता है वो बुनियादी तौर पे करप्शन को बुरा नहीं समझता। नहीं, लेकिन आप सारे वोटर्स के बारे में तो ये नहीं कह सकते ना डॉक्टर गिल। नहीं डॉक्टर गिल, लेकिन सारे वोटर्स के बारे में तो नहीं कह सकते। कुछ लोग तो जेन्युइनली नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग एंटी भुट्टो थे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को औलिया अल्लाह तो है नहीं कि उनसे किसी ने अकीदत रखी है। ये पॉलिटिकल एक पार्टी है ना। नहीं, वलीउल्लाह तो सियासत में डॉक्टर गिल कोई भी नहीं है ना। बताता हूँ, 2 तरह के लोग होंगे। एक मासूम होंगे, उन्हें अभी भी यकीन होगा कि इन्होंने करप्शन नहीं की, ठीक है ना, वो मासूम होंगे लोग। और ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता है, खाता है तो लगाता भी है, जो नारा है इनका, तो वो उनके लिए करप्शन मसला ही नहीं है। और ये आपको इतनी अनहोनी बात क्यों लग रही है? आप हमारे मुल्क में कहीं भी चली जाए, बदकिस्मती से 95% लोग हमारे यहाँ करप्ट हैं। बिल्कुल सही मिलता है वो अपनी हिस्से की करप्शन करता है।
बिल्कुल ठीक। और करप्शन से मुझे याद आता है कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो अभी तक करप्ट है। नहीं डॉक्टर गिल, लेकिन मसला ये ना कि आप लोग फिर निजाम को क्या ठीक कर सकें, पुलिस में क्या रिफॉर्म्स आप लोग ला सकें, करप्शन तो आपको पता थी ना कि ये थी। इसको सारे को वक्त लगना, ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे हम चाहते हैं ना कि ओवरनाइट चीजें हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 में। जब आप निजाम को 35 साल में खराब करेंगे तो 70 में ठीक होगा। जितने सालों में आपने खराब किया होगा, आप गिराए ना घर, एक पहले घर गिराएं और फिर बनाएं, मुझे दिखाएं कि गिराने में कितना वक्त लगता है, बनाने में कितना वक्त लगता है। टोटली अग्रीड। लेकिन अभी भी डॉक्टर गिल, जो लोग पंजाब में खास तौर पे बैठे हुए ना, वो बहुत शिकायत करते हैं। आपके वफाक में बहुत से लोग हैं, मैं पर्सनली कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानती हूं जो कहते हैं कि हम ऊपर की फाइल नीचे भेज देते हैं, नीचे के ऊपर भेज देते हैं। हमें पता है कि इमरान खान ने तो बस केस बनवा देना है, हम तो पकड़े जाएंगे, हक ना हक की यहाँ पर कोई पहचान नहीं है। कुछ कहता नहीं, ये फजूल बात है। रविश जो भी ये बात कहता है, जिसने भी आपको कहा उसने रविश कहा है। लोग ये बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जितने भी जितना भी सीनियर है, ही इज टॉकिंग रबिश, और शी इज टॉकिंग रबिश, जो भी कोई है। ये बात नहीं, असल बात ये कि सजा और जजा नहीं है मुल्क में। आप एक पीएम को तो नौकरी से निकाल नहीं सकते, वो सही काम ना करे। आप उन्हें निकाल लें, अगले दिन कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ जाता है, ठीक है ना। आप निकालें पुलिस वालों को। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक आईजी साहब थे लाहौर में, जब मैं पंजाब में होता था, उन्होंने पता नहीं 17 के 21 को ऐसे डीएसपी थे जो करप्शन करने पे निकाले थे। अगले दिन स्टे ऑर्डर आ गया था उसके ऊपर, अगले दिन वो जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए थे। तो हमारा पूरा सिस्टम ओवरऑल होने वाला है, करप्ट है, और इसको बहुत वक्त लगना है। ये ऐसे नहीं होना कि आपके और मेरे जज्बाती हो जाने से, डिसअपॉइंट हो जाने से। हमारे पास फैसले हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इन चोरों को रखें, एक फैसला है कि इन चोरों को रखें। जाना हमने मशरक को है, तरक्की की तरफ हम जाएं जनूब को, और जनूब की तरफ सफर जारी रखें। और दूसरा ये कि हम एक ईमानदार लीडर जो इमरान खान है, उसकी क़यादत में मशरक की तरफ सफर करें। भले वो 1 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे करें, या 100 पे या 50 पे, आहिस्ता करें या तेज करें, लेकिन सिमत दुरुस्त हो। अब सिमत आपकी दुरुस्त है, कोई भूखा ना सोए, इनको क्यों समझ आएगी? इनके तो पेट भरे हुए कब्जे की जमीनों से। इनमें तो जो आप इनकी खवातीन मेंबर निकालें तो उन्होंने खुद नहीं, तो उनके शौहरों ने कब्जे किए हुए हैं जमीनों के ऊपर। ये तो पूरे का पूरा आवे कब्जा माफिया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पूछना चाहूंगी कि ये अब आपकी अपनी ही पार्टी के अंदर बड़ी डिस्प्यूटेड राय इस पे पाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वेरी गुड, तरीन साहब का भी एहतसाब होना चाहिए, जबकि राजा रियाज साहब समेत कई ऐसे एमएनएज एमपीएज हैं और आपके बहुत से पीटीआई के सपोर्टर्स भी हैं वो जेन्युइनली बिलीव कि भाई बड़ी ज्यादती हो रही है तरीन साहब। और तरीन साहब खुद फरमा रहे हैं कि ये किसी के कहने पर, किसी की फोन कॉल पर मेरे खिलाफ ये सारा मामला किया जा रहा है। मैं दोस्त हूं, मुझे दुश्मन ना बनाओ। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, दो बातें, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो नजरिया है वो इमरान खान का दिया हुआ नजरिया है। तमाम लोग बड़े लीडर और छोटे लीडर जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में है, एक शख्स भी जो मैं बताऊं तहरीक-ए-इंसाफ में आने से पहले आप उनका कद देख लें, और तहरीक-ए-इंसाफ में आने के बाद उनका कद देख लें। जाहिर बात है, जो यंग होगा, छोटा होगा, उसके कद में भी बढ़ोतरी उतनी थोड़ी होगी। जो ज्यादा सीनियर होगा उसके कद में भी बढ़ोतरी उतनी होगी। लेकिन जिसको इमरान खान ने पॉलिटिकली छुआ है, जो भी पॉलिटिकली उनके साथ आया है, उसके कद में, उसकी इज्जत में, उसके मर्तबे में, उसके इम्पैक्ट में इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इमरान खान जो है वो ऑनेस्टी के साथ खड़ा है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है, गरीब आदमी की केयर करता है, गरीब आदमी के साथ खड़ा है। इमरान खान आम आदमी की पॉलिटिक्स करता है। अब ये जो केसेस बने हैं, इन केसेस में देखिए तरीन साहब का हक है, वो फील करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन रास्ता वही है जो हमारी पार्टी ने मुतय्यन किया हुआ है, जो सत्तान खान ने लिया, अलीम खान ने लिया, कि आपको केसेस भुगतने पड़ने हैं। अगर अदालतें आपको बेगुनाह कहती हैं तो आप उतने ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ हैं जितने पहले थे। तो इसमें मेरा मशवरा उनको ये होगा जाती तौर पर कि वो इस रास्ते पे जाने की बजाय अदालतों में अपने केसेस भुगतें, अदालतों से रिलीफ लें। यहाँ अपोजिशन को भी तो रिलीफ मिला ना अदालतों से, अदालतें आजाद हैं, अदालतों से रिलीफ लें, और वो उतने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है सबके लिए, कोई उनके लिए बुरी राय नहीं रखता, और किसी को हक भी नहीं है उनके लिए बुरी राय रखने का। बिल्कुल ठीक। जब तक वो किसी अदालत से कन्विक्ट नहीं होते, किसी के पास ये राइट नहीं है वो तरीन साहब की शान में गुस्ताखी करे या कहे कि वो बुरे हैं। और किसी भी शख्स, तरीन साहब का ये किस स्पेसिफिक बंदे की तरफ इशारा था? एनी आइडिया? पीटीआई गवर्नमेंट में से पूछना पड़ेगा। हमारी बात बड़ी क्लियर है पार्टी की कि किसी पर भी जो माली मामलात का जो भी केस होगा, अगर तो देखें को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है ना, वो एक और बात है। अभी कोई किसी को गोली मार के मार देता है तो फोर्थ पार्टी उसके साथ खड़ी होगी,
अगर किसी वर्कर को अभी को आपको पता है कि एक माफिया के साथ हमारा है, अकनवाज हमारा वर्कर था, उसको मार दिया गया था फैसलाबाद के अंदर, मॉडल टाउन में औरतों के मुंह पे गोलियां मारी थी। ऐसा कोई वाकया होता है जहां पे एक वर्कर के या लीडर के साथ ज्यादती होती है, पॉलिटिकल ज्यादती होती है, तो ऑफकोर्स पार्टी साथ खड़ी होगी आके। लेकिन अगर आपके माली मामलात हैं, अकाउंटेबिलिटी है आपकी, तो वहां पर वो कोई भी हो उसको अपने मुकदमात भुगतने चाहिए और क्लीन होके वापस आए। और बिल्कुल ठीक है नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आकर इस बात पर भी गौर करेंगे कि नून लीग जो सारी जिंदगी तरीन साहब को एटीएम कहती रही और उनको ताने देती थी, वो आज उनकी सबसे बड़ी वकील बनी हुई है। क्या इसकी ये वजह तो नहीं कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ उनके केस को इक्वेट करके कोई नई गेम तैयार कर रहे हैं? सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम जरा हुकूमत से पूछ रहे थे कि वो सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए भी डस्का में क्यों हार गए, और अब हमारे साथ मौजूद हैं ऑपोजिशन के की रहनुमा जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के तर्जुमान हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और उनके साथ मौजूद हैं गफूर हैदरी साहब जो कि JUIF के बहुत ही अहम रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकेंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी। जी जुबैर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूं। जरा बताइए कि ये आज क्या मामला हुआ है? जराए के मुताबिक CEC जो चल रही है पीपल्स पार्टी की, जो कल तक के लिए मुलतवी हो गई है, उसमें फाड़ कर फेंक दिया गया है आप लोगों की तरफ से जारी करदा शो कॉज नोटिस। सो कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ होता रहता है। जाहिर सी बात है, अगर ये खबरें सही हैं तो थोड़ा सा हमें अफसोस तो होगा कि उसका जवाब दिया जा सकता था, इतराज दिखाया जा सकता था। और इसमें देखिए PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। प्रेसिडेंट हैं PDM के मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान ने सेक्रेटरी जनरल को कहा, शाहिद खान अब्बासी को, कि इस किस्म का आप खत लिखते हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक्टिंग ऑन एडवाइस और डायरेक्शन ऑफ मौलाना फजल रहमान वो लिख दिया। अब मेरा ख्याल है उससे इतना ज्यादा सीरियस झगड़ा हो गया कि अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो इस चीज की हकदार नहीं थी, तो गिले शिकवे मेरे ख्याल है इस तरह से थोड़ी उसका पब्लिसाइज भी किया गया। और मैं आपको ये बताऊं कि जहां से झगड़ा शुरू हुआ था वो हुआ इसी वजह से था कि एक चीज जो अंदर डिस्कशन होती है, वो जब PDM की मीटिंग थी 16 मार्च की अंदर, जिसमें झगड़ा सबसे पहले हुआ, तो उसमें पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन थी इस्तीफों के मुताबिक। परफेक्टली ऑल राइट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वो अपनी पॉलिटिकल रीजन देते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन आपने चूज किया वो पॉइंट रेज करने का जिससे आपकी सिंसियरिटी भी नहीं थी। जरदारी साहब से मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आए तो हम इस्तीफे दे देंगे। ना आपने उससे पहले किसी पीपल्स पार्टी लीडर को, ना उसकी बात कभी सुना है। इतने प्रोग्राम हो गए सब, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, वो रीजन कुछ और देते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये एक अच्छी चीज नहीं होती है, रवायत अच्छी नहीं होती, इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं होता, एंड सो ऑन, जो भी है। तो आप वही रीजन देते, तो उधर तक की बात रहती, और झगड़ा इस हद तक पड़ता ना जब आपने एक ऐसी चीज की जो आपको पता है कि नून लीग का हर वर्कर और लीडर उसके लिए नॉन स्टार्टर है, नॉन नेगोशिएबल है। मतलब हमें कोर्ट की हम बात तो हम इंडिफरेंट ले रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब की हुकूमत कह रही है कि मियां नवाज शरीफ हम कहते नहीं आएंगे, तो आपके अपनी जो पोजिशन है ये इसकी कंडीशन लगा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ आए। नहीं, लेकिन जुबैर साहब बात यह ना कि तहरीक में वैसे जान भी पड़ जाती है। अगर फर्ज करें कि मैं दूसरों को अर्ज कर रही हूँ कि आप निकलें सड़कों पर, एजिटेशन करें, हुकूमत को मार गिराएं, तो अगर मैं खुद एक जगह पर कंफर्टेबली बैठी हुई और माशाल्लाह मेरी सेहत पहले से बेहतर दिखाई भी देती है पूरी दुनिया को, अल्लाह का बहुत शुक्र है, तो मुझ पर सवाल तो उठेंगे ना कि आप खुद क्यों नहीं साथ लीड करती इसे? ये मैं कह रहा हूँ, अगर ये रीजन होता जी, तो ये रीजन आपने 10 दफा दूसरे PPP लीडर से भी सुना होता। आप सुनती ना, तो वो कहते हैं कि तो ये जरदारी साहब का ना मौकफ, तो
जरदारी साहब का वन ऑफ मौक़िफ़ था। उनको उनका सिर्फ इसलिए था कि ये उन्होंने जो भी उनका मकसद था मुझे नहीं पता, बट उन्होंने इसको पंक्चर करना था। अच्छा, भाई वो उसके पहले के बाद में कभी तो आप किसी ने सुने सईद गनी से, यूसुफ रजा गिलानी से, राजा परवेज अख्तर से, किसी से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रीजन है हम इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन तो हम जुबैर साहब कहते हैं कि जी आप ठीक है, हमें मौका दें, हम यहाँ पे आपसे डिस्कस, अगर वो सीरियस थे और वो तकरीर जब जारी थी तो इन्होंने उसको रिलीज भी कर दिया। ठीक है, वो आपका इतराज अपनी जगह बजाय, लेकिन जुबैर साहब अब मैं असल सवाल की तरफ आती हूँ कि आप लोगों का ये भी तो एक बड़ा मेजर शिकवा था ना, फजल रहमान साहब का भी, आप गफूर हैदरी साहब से भी पूछेंगे, आप लोगों का भी बड़ा शिकवा था कि गिलानी साहब बाला ही बाला उन्हीं सादिक संजरानी साहब से बातचीत करके बन गए अपोजिशन लीडर सेनेट में, जिनके खिलाफ अदालत में गए हुए थे कि इनका इलेक्शन चैलेंज किया जाए। तो पॉइंट ये है कि आज बावसूख ज़राए के मुताबिक पता चल रहा है कि जब उन्होंने अपनी पार्टी के आगे ये बात रखी कि भाई अगर मेरी पार्टी को इस बात पर बातें सुननी पड़ रही हैं तो मुझे ये ओहदा नहीं अजीज, मैं छोड़ देता हूं, तो उनकी पूरी पार्टी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े इस बात पर, आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो वो तो आपको अपने फायदे गिनवाते हैं। वो कहते हैं आप डस्का, वजीराबाद, नौशहरा जीते इसलिए कि हमने आपको कहा कि इलेक्शन लड़े। शुक्रिया अदा करें हमारा। नहीं तो हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं। जब कोलिशन पार्टनर्स होते हैं और तहरीक चलती है या कैंपेन चलती है, उसमें बहुत सी बातें आपकी मानी जाती हैं, बहुत सी बातें आप दूसरों की सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है कि पीपल्स पार्टी मुसलमान जिसने कहा कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और बिल्कुल ये सही बात है कि वो बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ ऑपोजिशन की बातों को। एक मोमेंट तो फिर आप लोग माफ कर दें ना, फिर आप लोग ऑपोजिशन लीडर वाली जिद आप लोग छोड़ दें, गिलानी साहब को कबूल कर लें, फिर अगर फायदा आपको हुआ है ग्राउंड पॉलिटिक्स पे। देखिए उसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है। टेक्निकल फ्लॉ क्या है? 30 या 31 मेंबर्स की लिस्ट इन्होंने दी, 27 की हमने दी, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ये टोटल बन जाती 57 है नहीं है। तो वो जो उस 57 में से जो लोग हैं वो ट्रेजरी बेंचेस के, तो उधर भी वो वोट कर रहे हैं और इधर भी वोट कर रहे हैं। अच्छा, I mean, ये फ्रॉम अ प्रिंसिपल सेंस। ठीक है, ये जुबैर साहब, सिंस वी आर प्रेस्ड फॉर टाइम, मैं बस आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर पीपल्स पार्टी अपने उसी उसूली मौकफ पर कायम रहकर आती है कि ना गिलानी साहब सेनेट की, वो अपोजिशन लीडर की सीट छोड़ेंगे, ना हम इस्तीफे देंगे, ना हम स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएंगे, पार्लिमानी निजाम की तरफ ही हम रहकर जो है लड़ेंगे, तो मुझे ये बताएं कि आप लोग पीडीएम में उनको शामिल रखेंगे, हाँ या ना? नहीं जी, पीडीएम का तो एक चार्टर है और वो चार्टर का मतलब यही है कि जी जो भी फैसला होगा उस फैसले पर अमल दरामद होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ताने बाने सारे पीपल्स पार्टी से चेंज हो जाएंगे। ऑपोजिशन में एक जमाने में पिछले अखबार में पीटीआई भी थी और पीपल्स पार्टी भी ऑपोजिशन में थी। बहुत सी चीजों में वो एग्री करते थे, बहुत सी चीजों में नहीं एग्री करते थे, अपनी सियासत करते थे। बिल्कुल ठीक है। जुबैर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गफूर हैदरी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको जाता है, आपको लगता है कि कुछ आप लोगों की भी गलती है जिसकी वजह से पीडीएम टूट-फूट का शिकार हो गई है? ये फाड़ कर फेंक दिया उन्होंने आप लोगों का शो कॉज नोटिस। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीडीएम की इस हवाले से कोई गलती नहीं है। अच्छा, इसलिए कि पीडीएम का जो फैसला आया और उसको आप सब ने देखा, पूरी कौम ने देखी कि जब सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे तो तय ये हुआ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी से होगा, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई से होगा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून से होगा। ठीक है। तो पीडीएम की तरफ से तो इस फैसले की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अगर खिलाफ वर्जी की तो पीपल्स पार्टी ने की। अच्छा। पीपल्स पार्टी ने की। अब पीपल्स पार्टी ने ऐसी खिलाफ वर्जी की या ऐसी गलती की कि वो नाकाबिले तलाफी है। हाँ, इस सूरत में कि जब वो अपोजिशन लीडरशिप से इस्तीफा दे। अच्छा। और पीडीएम से कहें कि जी अब हमने इस्तीफा दिया जिस पर आपको एतराज था, उसके बाद फिर पीडीएम इस बात पे सोचेगी कि अब इनकी जो ये माजरत है इसको कबूल की जाए या ना की। लेकिन वो तो ये माजरत नहीं कर रहे आपसे। तो भला न करें, हम तो नहीं मजबूर करें उनको कि वो नहीं, अगर वो माजरत नहीं करते। लेकिन उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया कि हमारी तहरीक जो बन पर थी, पूरी कौम की तवक्कुआत इस तहरीक से वाबस्ता थी। इस दौरान इन्होंने एक ऐसी हरकत की
जो सियासी दुनिया में, सियासी तारीख में कम हमारी नजर से कम मुझे भी 35 साल होते हैं इस सियासी अमल में, हमारी नजर से ऐसी कोई चीज नहीं गुजरी। लेकिन हैदरी साहब, माजी में ये भी तो होता था ना कि जिसको जो सूट करता था वो उस हिसाब से चीजें कर लेता था। ऐसा भी तो बहुत दफा होता रहा ना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 2008 के इलेक्शन का बॉयकॉट करना था, लेकिन बाकी जमातों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जब उनको सूट किया, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। तो ये तो चलता रहता है, जिसको जितना फायदा बिल्कुल होता रहा है। लेकिन इस तरह की फाश गलती कि जिस हुकूमत के खिलाफ आप तहरीक चला रहे हैं, जिस हुकूमत के खिलाफ आप हालत जंग में हैं, उसी हुकूमत से वोट लेकर आप अपोजिशन लीडर बनते हैं। मैं समझता हूं कि ये कार्य खैर तो हम भी कर सकते थे पीपल्स पार्टी के लिए, अगर उनको इतनी जरूरत थी अपोजिशन लीडर की। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अब इस अपोजिशन लीडर को हम फ्रेंडली अपोजिशन लीडर कहें, हुकूमत का अपोजिशन लीडर कहें, क्या कहें इसको? तो पीपल्स पार्टी को बहरहाल फैसला करना होगा कि उसने अपोजिशन में जाना है, अपोजिशन में रहना है या हुकूमत में रहना है। लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत में एक मिनट जी प्लीज, अगर उसे हुकूमत में रहना है तो फिर अपोजिशन लीडर उनको मुबारक हो, और अगर हुकूमत में नहीं रहना तो फिर हुकूमत के उन वोटों को भी ठुकरा दे और इस्तीफा दे के और अपोजिशन के सफों में खड़ी हो जाए। इसके अलावा कोई आप तीसरा ऑप्शन आप मुझे बताएं कि कोई तीसरा रास्ता है? बिल्कुल, वैसे कैसी दिलचस्प बात है, होती है, लेकिन हैदरी साहब यहाँ पे एक दिलचस्प नुक्ता ये भी तो है कि पीपल्स पार्टी के जिस वक्त ये गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन लड़े थे सिर्फ एक सेनेटर बनने के लिए, उससे एक रात कबल हम देखते हैं कि उनका बेटा मुखालिफिन को वोट जाया करने के तरीके बताता है। वो भी तो एक बड़ी गलत बात थी ना, एक फाश गलती थी सियासी सफर में। उस वक्त आप लोगों में से किसी ने एतराज नहीं किया कि इसी हुकूमत के साथ मिलकर आप ये क्या साजबाज करने की कोशिश कर रहे हैं? उस वक्त आप लोग भी खुश रहे। देखिए, हमने तो यूसुफ रजा गिलानी की जीत को इसलिए एक जबरदस्त जीत से ताबीर किया कि कौमी असेंबली के मेंबरान से वोट मांगा जा रहा था, और कौमी असेंबली के मेंबरान ने जिस अक्सरियत के साथ पीडीएम की कैंडिडेट को सपोर्ट किया, एक सेकंड बात मुकम्मल होने दे, सपोर्ट किया, उससे न सिर्फ ये था, ये नहीं कि गिलानी साहब की जीत थी, बल्कि इमरान खान पे एक तरह से अदम एतमाद था, और उसके साथ साथ हफीज शेख के हारने से एक तरह से IMF पे अदम एतमाद का इजहार था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कौम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात थी, पीडीएम के लिए भी बड़ी बात थी, और कौम ने इस पर खुशियां मनाई है। और हमने कहा कि अब वो कोई अखलाकी जवाब नहीं रहता कि मजीद इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म रहे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि वो मरहला गुजर गया उस खुश असलूबी से, उसके बाद फिर इस मरहले को भी खुश असलूबी से हमने तय कर लिया था। अच्छा, और कैंडिडेट तकसीम किए थे पीडीएम ने, लेकिन फूट वहीं पड़ गई। ठीक है, फूट वहीं पड़ गई कि जहां पर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने अपना इंडिविजुअल फायदा भी देखा। लास्ट 30 सेकेंड्स ब्रिगेडियर साहब, ये इनके शो कॉज नोटिस को फाड़ फेंकने को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जब एक पीडीएम ने एक बाउंसर मारा, या आप कहें कि बिल्कुल एक फुल टॉस मारा, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज उस पर एक हुक शॉट की और उस बॉल को फेंक दिया, उस पर सिक्सर मारा, ऑब्वियसली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। मेरी नजर में जो आज उन्होंने वो जो उनके शो का नोटिस फाड़ा है, उन्होंने पीडीएम के चार्टर को फाड़ के वो भी सामने रख दिया, और ये वही पार्टीज हैं जिन्होंने COD साइन किया था, ये भी याद रखें। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली इनको आउटस्मार्ट कर गई है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा है। दे हैव शोन मोर पॉलिटिकल स्मार्टनेस एज कंपेयर टू PMLN और JUI। और मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों डिजाइन करे, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन स्ट्रेंथ, दे आर फुली इन कंट्रोल। और बल्कि PTI के 2-3 MPs भी उनको ज्वाइन कर गए हैं। पीपल्स पार्टी की तो नजरें हैं अगली इलेक्शन में, तो 2 साल उन्हें इंतजार करना है। वो दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, सैकड़ों अरबों रुपए जो है वो उनकी डिस्पोजल पे है वहां पे।
बिल्कुल ठीक नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।